हेलो एंड वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड एट द सेम टाइम चूंकि आज बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं एंड ऐसे में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बात करी है, बोला कि सर केमिस्ट्री का पेपर जो था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, कॉन्सेप्चुअल पेपर आया था। इसी तरीके से अगर फिजिक्स की बात करें जो आज आपको पूछा गया था, तो पेपर इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री जो था, फिजिक्स का पेपर थोड़ा ठीक था। मतलब बच्चों के रीच में क्वेश्चंस थे तो बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर भी किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पीसीबी से हो चाहे पीसीबीएम से हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको आइडिया जरूर मिला होगा कि पेपर किस तरह से वो पूछता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज किया है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गिव यू अ 5 डे प्लान फॉर द बायोलॉजी बोर्ड्स, राइट। बिकॉज आज आपका फिजिक्स का पेपर हो गया। अब चूंकि आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन द 20th ऑफ मार्च, राइट। तो उसमें 23rd से लेकर के 28 तक 5 दिन है एंड इन 5 दिन में आपका बायोलॉजी को लेकर के क्या प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी ओवरऑल होनी चाहिए, उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न, सब चीजें बात करेंगे, चैप्टर वाइज क्या वेटेज है टॉपिक्स की, ठीक है ना, वो सब चीज हम बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द वंस हु आर इन क्लास 12th एंड गोइंग टू राइट देयर बायोलॉजी पेपर ऑन 20th ऑफ दिस मार्च। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द okay. We have got a beautiful chunk of words that you can have results or excuses, not both. बिल्कुल सही है, it's a fact, ये हमको मानना पड़ेगा। या तो आप एक अच्छी मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, उसके बाद से ही जो कामयाबी है वो आपको मिलती है। और उसके बाद से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, कोई ऐसी वैसी चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट किए हो, ठीक है ना, तो फिर उधर से जो आपने वो थोड़ी सी मेहनत करी थी उसको आप एग्जैजरेट करते हैं, उसको आप थोड़ी हाइट देते हैं कि मैंने ये किया था, वो किया था। या कई बार जो है आपके पास सारी चीजें होती है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट आप ही कहीं ना कहीं जो है अपने खुद को लिमिट करते हैं कि आज कौन पढ़ेगा, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये करेंगे, बाद में होगा। तो उसके बाद जो आपको वो मतलब फेलियर फेस करना पड़ता है, ठीक है ना, तो फिर आप उस फेलियर को छुपाना चाहते हैं, है ना। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उस फेलियर को छुपाते हैं कि यार मैंने भी मेहनत करी थी। जो वो कहानी सुनाते हो ना उसके बाद से, दैट्स एन एक्सक्यूज, ठीक है ना। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस वाले फील्ड में बैठना है कि इस वाले फील्ड में। वेल, आई विश यू अ गुड लक। आई वांट एवरीवन टू हैव टू अचीव द गुड रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स, राइट, व्हाटसोएवर द नेचर ऑफ एग्जाम इज गोइंग टू बी, ओके। So basically what is going to be our roadmap to score 70 out of 70 in case of biology? It is going to be for the zoology as well as for the botany, right? I'm going to tell you the roadmap, what we are going to discuss in this very specific session, right? So first of all, I'm going to talk about the exam pattern, then I'll go for the chapter wise weightage, right? And after that I'm going to tell you about the chapter wise important topics, and uske baad se we will go for the few टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स जिन पे हमने बात कर रही है कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या चैप्टर वाइज वेटेज है एज पर द जो जेके बोस ने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, जो जेके बोस ने सिलेबस दिया है आपको फॉर द सेशन 2023 एंड 2024, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग, ओके। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखेंगे 100 मार्क्स का पेपर हो, 100 मार्क्स का पेपर तो होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है ना, 100 मार्क्स आते हैं उसमें, और उस 100 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो प्रैक्टिकल्स में 30 मार्क्स में रखी गई है। यानी प्रैक्टिकल में जो आपको मार्क्स टोटल होते हैं वो 30 होते हैं। तो यू आर डन विद द प्रैक्टिकल्स, राइट। अगर इसमें कुछ कांड वगैरह सब किए हो तो उसके लिए हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो है थ्योरी, राइट। थ्योरी में आपको 70 में से 70 लाने हैं। इस चीज यही हमारा मेन टारगेट है। इसी चीज के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे, राइट। आई एम गोइंग टू गिव यू द 5 days बेस्ट प्लान सो दैट यू कैन कवर एवरीथिंग, एंड उसके बाद से आपके सारे ही मार्क्स आपके हो जाएंगे, 70 में से 70 हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट the next thing, chapter wise weightage. If you talk about this part, आज के दिन में, because you are not left with so many days, don't think that के सर आज पेपर दिया, आज कौन पढ़ेगा, है कि नहीं। you are not left with so many days। यही तो आपने फिजिक्स को लेकर के किया था, यही तो आपने केमिस्ट्री को लेकर के किया था। इसलिए बाद में जाकर के आपको जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन पेपर ये ऐसा आया था, ये वैसा आया था। जो टीचर्स बोलते हैं वैसे पेपर बाद में नहीं आता है, पेपर वैसा ही आता है। आप ही लोग जब प्रिपरेशन का टाइम भी होता है उसमें भी
आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर पेपर आपसे कैसे ठीक होगा, है कि नहीं है? तो आज का ही दिन मैंने इसमें थोड़ा सिलेबस में छूट रखी है कि डे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 23rd मतलब आज के दिन में आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड उसके बाद से ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? और इन 3 चैप्टर्स की जो टोटल मार्किंग वेटेज है दैट इज 18, राइट? ये जेके बोस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये चैप्टर्स मैंने क्यों रखे हैं, ऑलरेडी जितने भी सारे चैप्टर्स बायोलॉजी में है यू आर डन विद दोस चैप्टर्स। चाहे आपने ट्यूशंस में एग्जाम्स भी दिए होंगे, ठीक है ना, आप बहुत बार उसको पढ़े भी होंगे, प्रिपरेशन लीव भी मिला आपको, उसमें भी आपने पढ़ा है, तो यू डोंट नीड टू, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर, इफ यू आर गोइंग टू टेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यू कैन फिनिश इट इन जस्ट 2 आवर्स, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी आपने चीजें पढ़ी। हाँ, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जिसको लेकर के आपने और मेहनत करनी है, राइट? ओके, उसके बाद से इफ वी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर योर सेकंड डे में अगर हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स में पर्टिकुलरली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट ही कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड यहां से एवोल्यूशन प्लस सेक्स डिटर्मिनेशन अलोंग विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Genetics and evolution along with the sex determination, human genome project, DNA and fingerprinting, इस सब चीज के लिए इन सभी चैप्टर्स को लेकर के कितने मार्क्स टोटल में है? 21 मार्क्स है, ठीक है ना? अगर आप जेनेटिक्स एवोल्यूशन को लेकर के देखेंगे तो टोटल में आपको 21 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद से अगर आप डे थर्ड में देखेंगे तो मेक श्योर यू विल डू इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी में क्या? पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी करेंगे आप, ठीक है ना? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ, डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चूंकि इसने टिश्यू कल्चर भी बॉटनी पार्ट से रखा है सिलेबस में, वो इसने माइक्रोब्स, ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में रखा है, हालांकि वो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कहीं से भी कर दो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है ना? और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 26 है, राइट? उसके बाद से डे 4 में आप क्या करेंगे? उसमें आप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल मार्किंग जो इनकी है, टोटल मार्क्स वो है 5 मार्क्स, राइट? तो अगर यहां से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन वाले पार्ट से अगर आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे? उस टाइम में आप क्या करेंगे कि जो भी ऑलरेडी आपने मतलब डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड में चैप्टर्स पढ़े होंगे, इनमें से देखो कि कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है या कोई ऐसा सब टॉपिक तो नहीं है जो अभी भी जिस पे आपको लगेगा कि मतलब मुझे ये ठीक नहीं है, अभी भी आई नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, राइट? सो यू कैन हैव दैट चॉइस एज वेल, राइट? और उसके बाद से जो लास्ट डे रहेगा उसमें आप ओवरऑल रिवीजन दे दीजिए, एंड उसके बाद से व्हेन यू गो इनटू योर एग्जाम हॉल एवरी क्वेश्चन विल बी अ केक वॉक फॉर यू, लेट मी टेल यू। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इफ यू थिंक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लेट मी टेल यू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, आपको या तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस यहां तो नहीं पूछ सकता है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस जाकर के मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही पूछेगा। उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है ना? उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप उसको देख लीजिए एनसीईआरटी से, ठीक है ना? और उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद से पॉलिनेशन भी आप करिए। पॉलिनेशन में क्या करें? आपको डायरेक्टली पता है कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उनको देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद से नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे आप? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना? यहां पे आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कि आप जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद द वेल लेबल्ड डायग्राम, है कि नहीं? इसी तरीके से, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद से गमीटोजेनेसिस में सुपरमेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, oogenesis बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद अ लेबल डायग्राम, है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ सुपर्म, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से आप ये मान के चलें कि यहां से
पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पे वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। उसके बाद से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करेंगे, इसमें मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपको पता ही है कि नेचुरल मेथड है ना, बैरियर मेथड है, इसी तरीके से आईयूडीज है, वो सारे याद रखेंगे। जैसे आप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन है, हार्मोन रिलीजिंग कौन है, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से वो सारी चीजें आप वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स जो है उनको याद रखेंगे आप, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जैसे आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विवो फर्टिलाइजेशन है, उसमें वो जिप्ट गिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये रखा गया कि उनके बारे में बच्चे को एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। बट आई डोंट वांट यू टू हैव ओनली एलिमेंट्री आइडिया अबाउट दोज टूल्स, राइट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिप्ट की बात करते हैं, है कि नहीं, व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, है कि नहीं है। तो इन विट्रो हो गया, इन विवो हो गया, इनसाइड द फीमेल बॉडी, है कि नहीं है। तो जब इस तरीके से होगा, और इनमें जो है जो टेक्निक्स यूज होती है, जैसे जिप्ट होता है इन विट्रो में, गिफ्ट होता है इन विवो में, इसी तरीके से आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सुपर्म इंजेक्शन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है एक जगह पे, जैसे इन विट्रो में आईयूटी होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इनका जो ये आईयूटी रखता है, ये जाकर के आपने इनकी एब्रीवेशन भी बहुत अच्छे से याद करनी है, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद से उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से करिएगा। और उसके बाद से ब्लड ग्रुपिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं आपको कि ब्लड ग्रुपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्स डिटर्मिनेशन पर्टिकुलरली याद रखिए, हनी बीज के बारे में आपको पूछ सकता है, ये ध्यान से समझिए, ठीक है ना। हनी बीज के बारे में आई बी शेयरिंग अ वीडियो क्लिप विद यू ऑल रिगार्डिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ द हनी बीज, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जैसे आपके पास है सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफिलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है, बट आई वांट यू पीपल टू हैव अ मोर फोकस ओवर टू जस्ट कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया, ठीक है ना। उनको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से करिएगा। और उसके बाद से पेडिग्री एनालिसिस में क्या करेंगे आप, पेडिग्री एनालिसिस में केवल आप वो जो शेप्स है, ठीक है ना, पेडिग्री में जब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया जाता है उसके बाद से वो जो शेप्स आती है, मिसाल अगर सर्कल जो है वो ब्लैंक है बिल्कुल, तो वहां पे वो नॉर्मल फीमेल है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल वहां पे व्हाट यू कॉल्ड एज स्क्वायर जो है वो ब्लैंक है तो नॉर्मल मेल है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट शेप्स है, अगर इस तरीके से शेप है, आपको पता ही है, अगर इस तरीके से ये शेप है, इस तरीके से, तो कंसैजिनियस मैरिज है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें इसी तरीके से वहां पे अलग अलग जो शेप्स उसने यूज करी है पेडिग्री एनालिसिस में, उनके बारे में आप याद रखें कि क्या शेप क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट। उसके बाद से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आपको ये बारीक सा चैप्टर लगता है, लेकिन एट लीस्ट जो साइलेंट फीचर्स डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के है वो जाकर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद से डीएनए रेप्लिकेशन करना, और उसके बाद से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियोसोम नहीं पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता है, हालांकि अगर नजर इस पे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो बड़ा अच्छा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद से हर्शे एंड चेज, मैसेल्सन एंड सैथल एक्सपेरिमेंट, लेकिन इनमें से मुझे लगता है कि मैसेल्सन एंड सैथल एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हर्शे चेज भी पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस आप मैसेल्सन एंड सैथल एक्सपेरिमेंट पे करिए, ठीक है ना। उसके बाद से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद से फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, आप जेनेटिक कोड को लेकर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से लैक ओपिरान जो है, यहां से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। उसके बाद से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है आपकी एनसीईआरटी में जैसे है, वो क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है, व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट, राइट। तो वो सारी चीजें जो है आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर के याद रखती हैं, और जिसके साइलेंट फीचर्स, मेथोडोलॉजीज क्या यूज हुई है, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इस तरीके से आप समझिए कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपने बहुत मेहनत करनी है, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट वी हैव देन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन में क्या करेंगे आप, मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़िए बहुत अच्छे से। उसके बाद से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इवोल्यूशन इज गोइंग टू बी होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। इनमें आप केवल डेफिनेशन मत याद रखिए, ज्यादा फोकस करिए जो एग्जांपल्स यूज करी गई है होमोलॉगस ऑर्गन्स के लिए, एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद से एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
So this is going to be important. Hardy-Weinberg principle is going to be important. Evolution of man in this evolution chapter is going to be again important, right? उसके बाद से if we talk about the human health and disease, life cycle of Plasmodium is going to be very important, right? And उसके बाद से innate immunity, types of barriers वो पढ़िए आप, मतलब अलग अलग वो जो barriers यूज होते हैं, skin होता है, इस तरीके से different type of barriers जो वहाँ innate immunity में यूज करे गए हैं उनको लेकर के याद रखिए, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एड्स, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि कैंसर पे ज्यादा फोकस करिए, उसके बाद से टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड उसके बाद से ड्रग एब्यूज, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, राइट? आई होप कि ये अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो वो सब चीजें हमने भी आपको पढ़ाया, मैंने ये पर्टिकुलरली ये चैप्टर पढ़ाया, हालांकि ये बॉटनी से आता है, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है क्लास में, तो आप यहां से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट पूछता है वो। और उसके बाद से सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे क्वेश्चन पूछने के, वो तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये याद रखें, माइक्रोब्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। मुझे लगता है ये दो टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन में क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है आरडीएनए, वो सारी चीजें आपने सीखनी है कि क्या टूल्स यूज करे जाते हैं, क्या प्रोसेसेस रहते हैं बायोटेक के, है कि नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं है, सर ने आपको बोला भी होगा कि जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी आया, या आरडीएनए की जब हम बात करते हैं तो एक फॉरेन जीन को इंसर्ट किया, फॉरेन जीन को हासिल किया जाता, उसके बाद से एक जो होस्ट होता है, होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद से किस तरह से ये वहाँ पे एक्सप्रेस होता है, हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पर ये एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर की बात आती है, ठीक है, कि वेक्टर फीचर्स के बारे में बात आती है, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। एक्सोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस, अच्छा नॉमेनक्लेचर आप याद रखें, जो एंडोन्यूक्लियसिस के लिए है वो याद रखें आप, कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंड सेकंड इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद काफी सारे एंडोन्यूक्लियसिस जो है डिस्कवर हुए हैं, ठीक है कि नहीं, अलग अलग स्ट्रेन से लिए गए हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डी स्ट्रेन से लिया गया, इसके जो हिंड सेकंड है कि नहीं, आपको याद भी होगा, हिंड सेकंड जो है ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, दैट वाज डिस्कवर्ड सो फॉर। उसके बाद से अलग अलग जो आए हैं, तो अगर हम देखेंगे एच जो इसमें है वो है स्पीशीज, वो है जीनस, ठीक है ना, जीनस है, और आई एन जो इसमें है वो है स्पीशीज, ठीक है, और उसके बाद से डी जो है वो स्ट्रेन है, एंड उसके बाद से अगर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ये नॉमेनक्लेचर को भी आप जाकर के थोड़ा देख लेना उधर से, ठीक है ना। उसके बाद से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को तो बहुत इंपॉर्टेंट करके आप याद रखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है ना, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पीसीआर मतलब कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आप मल्टीपल कॉपी चाहते हैं, या किसी भी जगह पे आपको पता होगा कि पीसीआर में करते क्या है, कि हो सकता है कि जो हमें कोई फॉर एग्जांपल किसी जगह पे किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पे उस इंस्टेंट साइट पे हमें दो जो है डीएनए सैंपल मिलते हैं, एक मर्डर का मिलता है और एक विक्टिम का मिलता है। विक्टिम का तो पता चल गया, लेकिन जो मर्डर होता है, अब फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए उसका जो डीएनए सैंपल है वो हमारे पास एक ही है, लेकिन अब हमारे पास तो कोई और तो मतलब हमारे पास और कोई सबूत तो है ही नहीं, हो सकता है कि ये कहीं पे खो जाए या किसी भी तरीके से इसमें फेलियर आ जाए, हम इसको बाद में पहचान नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे कैसे। तो जो आपके पास एक जीन होता है, ठीक है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज ताकि बैकअप के लिए हमारे पास रहे, ठीक है ना, तो उसको हम पीसीआर से देखते हैं। डिनैचुरेशन है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डिनैचर करते हैं, फिर उसके बाद से प्राइमर एनीलिंग होती है, फिर उसके बाद से एक्सटेंशन होती है, इस तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर ये साइकिल 30 टाइम जो है रिपीट होता है, 1 बिलियन कॉपीज आपको जो है प्रोड्यूस करी जाती है वहां पे, ठीक है ना, बाय मींस ऑफ पीसीआर। उसके बाद से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से एप्लीकेशन वाले पार्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हल्का सा देख लेना इसको, यहां से आपको जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। बायो बीटी कॉटन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है कि नहीं है। उसके बाद से बायोपायरेसी, याद है ना, इल्ली लिली कंपनी ने क्या किया था, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को लेकर के, वो सारी कहानी आप याद रखेंगे, वो बहुत अच्छे से, जहां पे आपको समझ नहीं आ गया, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन ऐसे टॉपिक्स है जहां पे आपको लग रहा है कि सर हमें समझ नहीं आया है। आई विल बी शेयरिंग पर्टिकुलर वीडियो टू रिगार्डिंग दैट, राइट। उसके बाद से बायोपायरेसी, ये भी चीज आप कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट,
इकोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी इकोलॉजी में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इसमें एज पिरामिड्स, उसके बाद से फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, उसके बाद से ग्रोथ जो है ग्रोथ मॉडल्स, उसके बाद से पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है ना, कॉमेंसलिज्म हो गया, एमेंसलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, प्रेडेशन हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से ब्रूड पैरासिटिज्म इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है, ब्रूड पैरासिटिज्म और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है कि नहीं है। बाकी सब जगह से एज पिरामिड से या फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, यहां से तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, एज पिरामिड से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद से इकोसिस्टम है, डिकम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से फूड चेन में से आप एक्सपेक्ट करिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अगर आप स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखेंगे तो यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात अगर हम करें तो यहां पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं है। यहां कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहां पे आपको स्टूडेंट्स वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन situ ex situ कंजर्वेशन, यहां पे आपको शॉर्ट 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद से ओके, वी हैव फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। व्हाट आर दोज टिप्स एंड ट्रिक्स? सबसे पहली बात यह है टाइम मैनेजमेंट। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल गिविंग टाइम एंड फोकस ऑन स्कोरिंग यूनिट्स चैप्टर्स यू आर वीक इन। देखिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल डे 1 में जो आपको शेड्यूल दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैंने जो दिया यहाँ पे, मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करिए, ठीक है ना। इनमें से फॉर एग्जांपल आपने आज किया, ठीक है ना, आपको लगा कि यू आर डन विद, फॉर एग्जांपल रात के 10 बजे 11-12 बजे आपको लगा, या 10 बजे 11 बजे आपको लगा कि वी आर डन राइट नाउ, एंड यू स्टिल फील दैट यू हैव टाइम, मतलब आपको लगता है कि अभी 1 घंटा मेरे पास है, मैंने तो ये 3 चैप्टर्स किए। इस 1 घंटे को भी आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करिए। आप देखिए कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें से तो कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा सब टॉपिक तो नहीं है ना जिसमें मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, या जिसमें मुझे लग रहा है कि मतलब उतना अच्छे तरीके से मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसको खत्म करिए, राइट, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से फोकस किस पे करेंगे आप? आपके लिए बड़ा फोकस जो मोमेंट रहेगा, फोकस आप केवल करिए एनसीईआरटी पे, ठीक है ना, फोकस आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे करिए। एंड अलोंग विद दैट व्हाट आर यू गोइंग टू फोकस ऑन? क्लासरूम में जो आपको पढ़ाया सर ने वो है नोटबुक, आप उसको भी जाकर के कंसल्ट करिए, सो दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड मास्टरिंग योर की कॉन्सेप्ट्स, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज टाइम योरसेल्फ। प्री प्लान योर टाइम एलोकेशन टू सेक्शंस। आप देखिए कि कौन से सेक्शन को मैंने पढ़ना है, जो आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल कभी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पढ़ा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसके बाद से क्या करिए, उसके बाद से देखिए कि यार अब जो ये इसमें से, इस चैप्टर में से 2 टॉपिक है, मैंने तो चैप्टर पढ़ लिया, इसमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अभी, जो मुझे लगता है कि मेरे से नहीं है, मतलब मेरे से ठीक नहीं हुए हैं, या मैं उन पे ज्यादा फोकस्ड नहीं हूं, या मैं मुझे उतने अच्छे तरीके से वो नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट यू गोइंग टू डू इन दोज 2 चैप्टर्स? आप उसमें टाइम स्लॉट देखिए, आपको वो टाइम मैनेज करिए, जिसमें से जाकर के वो 2 टॉपिक्स या वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कि जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उनको उधर जाकर के निपटा दीजिए, राइट। उसके बाद से डोंट फॉरगेट ड्रॉ डायग्राम्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन wherever necessary or there is a scope to improve your concept visibility। देखिए जब आप आंसर करेंगे, आपको कहीं पे लगता है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं जो है इस आंसर को रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है ना, आप रखिए। उससे क्या होता है, उससे जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर इवेलुएटर होता है, उस पर अच्छा खासा इंप्रेशन आता है, ठीक है कि नहीं है। सीक्वेंसिंग, कीप इन माइंड टू मेंशन द आंसर्स नंबर्स नीटली एंड इन लेजिबल मैनर। देखिए क्या है, आप क्या करिए कि बच्चा, हमने देखा है कि सेक्शन ए से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन में से आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, राइट। सो आपको 4 सेक्शन है, आपको फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, लेट्स सपोज। अब क्या करें, अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको इन 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, ठीक है ना, बाकी सबका आंसर आपने नहीं दिया, या आपको लग रहा है कि मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट द आंसर दैट यू
यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग दोस टू क्वेश्चंस, आप उन पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप देखिए कि जो अब आप उसके बाद से क्या करते हैं, सेक्शन बी में देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है, हाँ सेक्शन बी में से सारे आ रहे हैं, सेक्शन सी में से सारे आ रहे हैं, सेक्शन डी में से आप बोल रहे हैं कि चलो सेक्शन ए में से एक या सेक्शन बी में से या सेक्शन ए में से मैंने क्वेश्चन पर्टिकुलर ये किया है, आप जाकर के सेक्शन सी, उसका सेक्शन ऊपर आप लिखते नहीं, आप डायरेक्टली लिखते हैं क्वेश्चन 1, उसके बाद से वहां पे क्वेश्चन 7, तो एग्जामिनर जो पेपर इवैल्यूएटर ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है, आपने बाद में कितने भी अच्छे तरीके से उस चीज का आंसर क्यों ना किया हो, वो जाकर के रॉन्ग मानता है, क्योंकि उसको बिल्कुल पता ही नहीं है ना, सीक्वेंस ही नहीं रखी आपने कोई, ठीक है ना, तो वो भी आप मत करिए। मस्ट डू, इट्स इंपॉर्टेंट टू अटेंड द लॉन्ग क्वेश्चन विद अ गुड इंट्रोडक्शन एंड विद अ प्रॉपर कंक्लूजन दैट कैन हेल्प यू स्कोर बिग, राइट। तो इसमें आप क्या करिए कि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर करें एमसीक्यू को छोड़ के, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद से जो शॉर्ट आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप स्टार्ट, जब आप फर्स्ट पेज पे जब आप स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप हो शॉर्ट हो, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने बहुत अच्छे से मतलब उसको रखना है, जो शुरुआती लाइंस होंगी बढ़िया होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होनी चाहिए, और उसके बाद से जो कंक्लूजन होगा, यानी कंक्लूजन और जो इसमें आपने स्टार्टिंग से जो आपकी बिगिनिंग होगी इस आंसर की, वो बड़ी कमाल की होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी बोर्ड्स, दिस वाज योर प्लान, होप दैट यू हैव लव्ड द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, थैंक यू वेरी मच।